हाँ तो साथियों, सबको अनिल लालप्रिय का नमस्कार। हाजिर हैं हम नए बिंदु के साथ और हमारा आज का नया बिंदु है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा बड़ा रोचक तथ्य है। कैसे उत्पन्न होता है, कैसे समयबद्ध रूप से आता है, इसके लिए हमारा एक कहावत भी है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये किसी का इंतजार नहीं करते, इनका समय फिक्स रहता है कि प्रकृति की ऐसी घटनाएं जो एक निश्चित समय पर होने वाली है, उनमें से एक है ज्वार भाटा। सबसे पहले समझेंगे हम कि क्या ज्वार होता है, क्या भाटा होता है। अमूमन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जल का ऊपर उठना ज्वार है, नीचे गिरना भाटा है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ऊपर उठना, कैसे नीचे गिरना। लहर तो इस प्रकार से, ज्वार लहर भी इस प्रकार से ज्वार तरंग चल रही है, तो आपके अनुसार तो ये तो ज्वार हुआ। जैसे कुछ बच्चे मुझे कभी कभी बताते हैं कि जो नीचे होता है वो भाटा होता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। ऊपर उठने का तात्पर्य ये है, ये एक तट है और ये इस तरह से समुद्र है और इस समुद्र में ज्वार आता है। जब जल ऊपर उठ करके तट की ओर बढ़ता है, जल ऊपर उठ के तट की ओर बढ़ता है, तो ये कहलाता है ज्वार। और जब तट पर पहुंचकर ये वापस गिर करके वापस जाता है समुद्र की ओर, ये भी लहरों के रूप में ही होता है, तो इसको कहते हैं भाटा। जल जब तट की ओर बढ़ता है वो ज्वार कहलाता है, और तट से टकराकर वापस गिरकर समुद्र की ओर जाता है, वो भी लहरों के रूप में ऊंचा नीचा होते हुए जाता है, वो कहलाता है भाटा। तो ज्वार भाटे की डेफिनेशन, ज्वार जल उठ करके और तट की ओर बढ़ता है, ये तट है, और वापस गिर करके समुद्र की ओर जाता है, वो भाटा होता है। अब है कि भाटा और ज्वार ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। तो उत्पत्ति के लिए जो बल होते हैं, उत्पत्ति के लिए जो कारक होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सागर में लहरें भी चलती हैं, धाराएं भी चलती हैं भौतिक कारकों से, लेकिन ये जो ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, इसके लिए एक यूनिक कारण है। इन कारणों में जो बल प्राप्त होता है वो सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के आकर्षण बल के कारण। जल में जो भी उतार चढ़ाव होगा, जल तट की ओर बढ़ेगा। आप आमतौर पर भी सामान्य दिनों में जब भी बीच पर जाते हैं, समुद्र के किनारे टहलने जाते हो, तब भी आप देखोगे कि लहरें और धाराएं एक तरह से, लहरें चल के पानी और हवा के साथ लहरें आ रही हैं, वापस जा रही हैं, लेकिन उसमें जो बल है वो कहीं ना कहीं उस पवन से प्राप्त किया है, उस वायुमंडलीय कारक से प्राप्त किया है। लेकिन ज्वार जो होता है उसकी उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होती है। आकर्षण बल सूर्य में ज्यादा होता है, लेकिन चंद्रमा का आकर्षण बल इस पर ज्यादा काम करता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। सूर्य हमसे 14,96,70,000 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा हमसे 3,84,800 किलोमीटर दूर है। तो ये हमारे सूर्य की बजाय चंद्रमा बहुत नजदीक है, इसलिए इनमें जो आकर्षण बल से उत्पन्न होता है, लेकिन ये आकर्षण बल जो है, ये चंद्रमा का आकर्षण बल इसमें अधिक लगता है सूर्य की अपेक्षा। और कितना अधिक लगता है? 2.17 गुना अधिक लगता है सूर्य की अपेक्षा। ज्वार में जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण ज्वार उत्पन्न होता है। कोई वायुमंडलीय कारक की उसमें भूमिका नहीं होती है। और ये ज्वार जब लगता है, ये बहुत बड़ा पिंड है सूर्य। सूर्य का आकार चंद्रमा के सामने कुछ भी नहीं है। चंद्रमा तो बहुत छोटा है, चंद्रमा कुछ नहीं है, लेकिन इसका आकर्षण बल जो है चंद्रमा का, वो इसमें ज्यादा लगता है, 2.17 गुना अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि
चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक है, 3,84,800 किलोमीटर दूर है, और सूर्य 14,96,70,000 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए सूर्य का जो आकर्षण बल होता है ज्वार भाटा में वो कम काम करता है, और चंद्रमा का आकर्षण बल है वो अधिक काम करता है। तो एक जो इसकी उत्पत्ति का मूल कारण हुआ वो हुआ कि चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल, उत्पत्ति के जो कारक हैं या इसके लिए जो बल जिम्मेदार हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला बिंदु आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहां ये जो डेटा है 2.17 गुना, इसको भी नोट करके रखना है कि सूर्य का जो बल है वो कम होता है, चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो ज्यादा काम करता है। कितना ज्यादा काम करता है उसकी अपेक्षा 2.17 गुना काम करता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल होता है वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है, पृथ्वी की गतियां जब हम पढ़ रहे थे तब भी हम उसकी चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी की घूर्णन की वजह से पृथ्वी में अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दो प्रकार के बल थे। तो अभिकेंद्रीय बल तो वो था जो परिधि से केंद्र की ओर काम करता था। अपकेंद्रीय बल जो है ये वो बल है जो केंद्र से परिधि की ओर काम करता है, बाहर की ओर काम करता है। किसी वस्तु जिस पर वो बल लगना है उससे वो बाहर की ओर धकेलता है। तो ये जो बल है ये अपकेंद्रीय बल है। तो देखिए किस प्रकार वो अपकेंद्रीय बल काम करता है। पृथ्वी है, इस पर एक दिशा में इस प्रकार जल खींचा चला जाता है, ये चंद्रमा है। ये सूर्य है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा जब ये एक सीधी रेखा में होते हैं तब इसे हम सीजीगी कहते हैं। याद आया होगा आपको, ग्रहण के समय हम पढ़ रहे थे इनको, सीजीगी की स्थिति बनती है जब इनका संयुक्त आकर्षण बल लगता है तो पृथ्वी की सतह पर जो जल है वो खींचा चला आता है, यानी यहां पर ज्वार उत्पन्न होता है। इस स्थिति में जब एक और सूर्य और चंद्रमा होते हैं, यहां पर भी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल काम करता है, लेकिन इन बलों के सामने वो गौण हो जाता है, क्योंकि यहां तो प्रभावी रूप से चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल काम कर रहा है। चंद्रमा के विपरीत ओर भी ज्वार उत्पन्न होता है। जिस समय पृथ्वी के चंद्रमा के सम्मुख भाग पर ज्वार आता है उसी समय चंद्रमा के विमुख भाग पर भी ज्वार आता है। यहां भी इस समय ज्वार आता है, यहां भी ज्वार आता है। तो इस ज्वार के लिए जो बल काम करता है, क्योंकि इधर तो चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा तो उस सम्मुख भाग में है, तो चंद्रमा का जो विमुख भाग है यहां पर जो बल काम कर रहा है ये बल काम कर रहा है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल इसलिए किसी भी स्थान पर जब 24 घंटे में, क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेगी, 24 घंटे में किसी भी स्थान पर, यानी एक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा। 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आएगा? 2 बार ज्वार। एक बार तब आएगा जब वो स्थान चंद्रमा के सम्मुख होगा, तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार आएगा। दूसरे स्थान पर जब चंद्रमा का विपरीत भाग, विमुख भाग है, वहां पर भी ज्वार आता है, तो ये ए स्थान एक बार चंद्रमा के सामने जरूर आएगा 24 घंटे में, और जब ये 12 घंटे होंगे तो ये घूम करके चंद्रमा की विपरीत स्थिति में पहुंच जाएगा, तो वहां अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आएगा। यानी ये ए स्थान जो है इसकी स्थिति मान लीजिए सुबह 6 बजे 6 AM पर चंद्रमा के सम्मुख है। 6 AM पर चंद्रमा के सम्मुख है, तो 6 PM पर, क्योंकि ये
24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। तो जब 6 PM होंगे तब ये विमुख भाग पर पहुंच जाएगा, और 6 PM विमुख भाग पर पहुंचेगा तो ऐसी कंडीशंस बनने लग जाएंगी कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल उस पर काम करेगा और उसके कारण वहां पर ज्वार आएगा। तो किसी भी स्थान पर ज्वार जो आता है वो 24 घंटे में एक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। इसका मतलब उसे फिक्स समय पर प्रति 12 घंटे से ज्वार को आना चाहिए, लेकिन वो प्रति 12 घंटे से ज्वार नहीं आता है, क्योंकि ये आकाशीय पिंड जब अपनी कक्षा में और घूम रहे होते हैं तो उस समय चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए यहां 6 PM पर ज्वार आया था और दोबारा इसे चंद्रमा के सामने जाना है, तो ये 6 AM पर नहीं पहुंचेगा, ये अगले दिन अतिरिक्त समय लेगा। अतिरिक्त समय क्यों लेगा? तो अतिरिक्त समय लेने का मूल कारण है कि ये चंद्रमा भी अपने स्थान पर आगे बढ़ जाएगा और ये अपनी कक्षा में आगे बढ़ेगा। जब ये अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाएगा तो ये 6 बजे यहां नहीं पहुंच पाएगा, यहां अतिरिक्त समय लगेगा। समय की गणना के लिए हम आगे एक और डायग्राम बना रहे हैं। यहां आपको यह समझना है कि किसी भी स्थान पर जो ज्वार आता है तो दिन में 2 बार ज्वार आता है, 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है। अभी हम नई स्लाइड बना रहे हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम इस स्लाइड में ज्वार भाटा आने का समय। ज्वार भाटा आने का समय में जो अंतर आता है वो किस प्रकार से आता है उसको हम देखेंगे। उसके लिए कि छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं। पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर इस कक्षा में चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। यहां कोई ए स्थान है जिस पर हमें ज्वार भाटा आने की समय की गणना करनी है, और उसके सम्मुख जो ए स्थान है उस पर चंद्रमा मौजूद है। यहां चंद्रमा जब मौजूद है, हम बात करते हैं कि सुबह के 6 AM यानी सोमवार को सुबह 6 बजे यहां पर ज्वार आता है। पृथ्वी पर जो ए स्थान है उसकी हम बात कर रहे हैं, और ये चंद्रमा की स्थिति है। सुबह 6 बजे इस स्थान पर ज्वार आता है। अगली बार मंगलवार को 6 बजे, 24 घंटे बाद जब ये पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करते हुए पुनः घूम करके वापस जब इस स्थान पर आएगी, तब तक चंद्रमा जो है वो ए स्थान से बढ़कर के वो ब स्थान यानी ए स्थान से बढ़कर के ब स्थान पर चला जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी अपनी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब ये जो ए स्थान है जो इसके सम्मुख था, अब सम्मुख नहीं रहा, क्योंकि अब चंद्रमा आगे बढ़ गया। मंगलवार को जब आया तो ये मंगलवार को यहां ये सोम को स्थिति थी सुबह 6 बजे। अब जब ये वापस मंगल को सुबह 6 बजे पहुंचेगा यहां, तो ये मंगलवार को सुबह 6 बजे चंद्रमा यहां होगा। मंगलवार 6 AM, ये सोमवार को 6 AM। अब आगे बढ़ गया, इसके सम्मुख जो है ये स्थान है। अब ये जो दूरी ए स्थान को पार करनी पड़ेगी। ये ए स्थान 24 घंटे के बाद अतिरिक्त समय में इतना ट्रेवल इसको करना पड़ेगा। पृथ्वी की जो घूर्णन है वो इसको पूरा घूर्णन इतना करना पड़ेगा। तो ये जो स्थान होता है चंद्रमा का, जो इस 24 घंटे में जो परिक्रमण किया गया है, वो पूरे परिक्रमण पथ का 2/55 भाग होता है,
यानी ये बी स्थान है। तो बी स्थान पर ए को पहुंचना है, इसके लिए कितना समय लगेगा, यानी ये कितना भाग है, पूरे परिक्रमण पथ का 2/55 भाग है, 60 मिनट है और 24 घंटे में ये दूरी पूरी करके आया है। तो इस प्रकार से इसको जो कुल समय लगेगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो लगभग 52 मिनट आएगा, यानी 51 मिनट और कुछ सेकंड। तो इसको राउंड फिगर में 52 मिनट मानते हैं। तो 52 मिनट का अतिरिक्त समय इस ए स्थान को चंद्रमा के सम्मुख पहुंचने में लगेगा। ये पूरे परिक्रमण पथ का, चंद्रमा के परिक्रमण पथ का 2/55 भाग होता है। तो इसलिए किसी स्थान पर दैनिक ज्वार आने में जो अतिरिक्त समय लगता है वो 52 मिनट लगता है। अब ये 52 मिनट का अतिरिक्त समय लेगा, तब ये इसके सम्मुख आ जाएगा और फिर यहां पर ज्वार आएगा। लेकिन जब ये पृथ्वी अपना आधा चक्कर पूरा करती है, वो 12 घंटे में पूरा कर लेती है। 12 घंटे, जब 12 घंटे में चंद्रमा के विमुख भाग पर ये ए स्थान होता है, जब ये विमुख भाग पर ए स्थान पहुंचता है तो यहां पर अपकेंद्रीय बल काम करता है। अपकेंद्रीय बल काम करता है। तो यहां 12 घंटे के समय बाद वो विमुख होगा और आधा चक्कर पूरा किया है, तो 12 घंटे और 26 मिनट, 12 घंटे और 26 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ यहां पर दूसरा ज्वार आएगा। यानी एक ज्वार जब यहां 6 बजे आता है तो यहां फिर 12 घंटे बाद, यानी 12 घंटे बाद 6:26 PM पर यहां अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। तो 24 घंटे जब होंगे, यानी अगले 6 बजेंगे मंगलवार के, तब तक यहां ज्वार आएगा नहीं, क्योंकि तब तक आगे बढ़ गए हैं। तो जब 24 घंटे हुए 6 AM से लेकर के और यहां पुनः दूसरे दिन तक, तो 6 बजे ज्वार आया, फिर 6:26 PM पर ज्वार आएगा। तो किसी स्थान पर जब दूसरा ज्वार आता है उसमें अतिरिक्त समय कितना लगता है, तो 26 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। किसी स्थान पर दूसरे ज्वार आने का जो अतिरिक्त समय लगेगा वो कितना होगा, 26 मिनट। कई बार दूसरा सवाल पूछते हैं कि दैनिक ज्वार कितनी देरी से आएगा। दैनिक ज्वार का मतलब हुआ कि जो चंद्रमा के सामने और जो सम्मुख आने पर 24 घंटे में एक बार जो ज्वार आता है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। दैनिक ज्वार का मतलब कि जो 24 घंटे में एक बार है और चंद्रमा के सम्मुख आने पर ही आता है, वो कितनी देरी से आएगा, तो वो 24 घंटे के अलावा अतिरिक्त समय उसमें 52 मिनट लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अनेक बार पूछा गया है। दोनों तरह के सवाल यहां से आए हैं कि किसी स्थान पर जब दूसरा ज्वार आता है तो कितना अतिरिक्त समय लगता है। तो दूसरे ज्वार में पहला और दूसरा, दूसरे का मतलब ये है, दैनिक का मतलब पूरे 24 घंटे में एक ही जो आएगा। तो 24 घंटे में एक जो आएगा वो 52 मिनट से, और 12 घंटे में, 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है तो 12 घंटे और 26 मिनट की देरी से आ जाता है। ये सामान्यतः आप इन चीजों को समझते हो कि देरी क्यों होती है। देरी इस कारण से होती है कि चंद्रमा का जो परिक्रमण है वो अपने पथ पर लगातार चलता रहता है, इसलिए वो स्थान आगे निकल जाता है। तो चंद्रमा के सम्मुख इस स्थान को पहुंचने में पृथ्वी को अतिरिक्त घूर्णन करना पड़ेगा। 52 मिनट पृथ्वी के उस स्थान को चंद्रमा के सम्मुख आने में लगेंगे। तो इस प्रकार से ये हम इसको सोल्व कर लेते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से याद भी कर लेते हो, लेकिन आजकल परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं वो एक तरह से अप्लाइड सवाल आते हैं कि उस संकल्पना को बच्चे ने समझा है या नहीं, उसको जानने के लिए सवाल आते हैं। किस प्रकार से आएंगे कि चंद्रमा की गति को दुगुना कर दिया जाए तो ज्वार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी के घूर्णन पर आधा कर दिया जाए तो ज्वार आने के समय में कितना अतिरिक्त परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह के सवाल जो हैं वो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो यहां देखिए, हम पहले बात करें पृथ्वी के घूर्णन की, यानी पृथ्वी की घूर्णन को आधा कर दिया जाए। पृथ्वी की घूर्णन गति जब आधी हो जाएगी, यानी पृथ्वी का घूर्णन की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी का घूर्णन, और उसको मान लिया कि आधा, उसकी घूर्णन गति को कम कर दिया, बिल्कुल आधा कर दिया। तो आधा करने से पृथ्वी की गति जो है
वो कम हो गई। 24 घंटे का जो दिन था वो 48 घंटे का हो गया। 12 घंटे का जो ज्वार आने का समय था वो 24 घंटे हो गया। यानी वो सारी चीजें क्या हो गई, दुगुनी हो गई। तो जब वो इतना अतिरिक्त समय लग रहा है, दुगुना समय लग रहा है, इसका मतलब पृथ्वी धीरे धीरे चल रही है। यहां जो 2/55 अतिरिक्त दूरी पृथ्वी को पार करना पड़ रही थी, तो ये इसमें 52 मिनट लग रहे थे। अब पृथ्वी की गति स्लो हो गई है, तो उसको अब पार करने में इसे दुगुना समय लगेगा। आधी हो गई तो दुगुना। तो जहां 52 मिनट समय लग रहा था वहां 54 मिनट लगेगा। यानी किसी स्थान का जो दूसरा ज्वार आएगा उसमें तो 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा, और जो दैनिक ज्वार है उसको आने में, दैनिक ज्वार को आने में 104 मिनट का समय लगेगा। क्योंकि पृथ्वी की गति जो है वो आधी हो गई। इसी प्रकार हम देखें कि पृथ्वी के घूर्णन को दुगुना कर दिया जाए, तो दुगुना कर दिया जाए तो अतिरिक्त समय कितना लगेगा। तो दुगुना करने पर 24 घंटे का दिन है और पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है या अपनी स्पीड से घूम रही है, तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और घूर्णन गति को दुगुना कर दिया तो कहने का मतलब वो अपना चक्कर 12 घंटे में पूरा कर लेगी। तो जो अतिरिक्त समय लगेगा वो आधा हो जाएगा। यहां जो 52 मिनट दैनिक ज्वार में अतिरिक्त समय लगता है वो 26 मिनट हो जाएगा, और जो दूसरे ज्वार आने में 26 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है वो 13 मिनट हो जाएगा। यानी 13 मिनट का अतिरिक्त समय लगेगा। तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति यानी समय जो है वो प्रभावित होता है दो चीजों से। पृथ्वी की तो घूर्णन गति से प्रभावित होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति, और चंद्रमा की परिक्रमण गति। चंद्रमा की परिक्रमण गति, इन दो चीजों से जो समय है वो परिवर्तित होता है। क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमे, कितना भी घूमे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमा जो परिक्रमण करके आगे बढ़ता है परिक्रमण पथ पर, उससे चंद्रमा के ज्वार आने के समय का प्रभाव पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं चंद्रमा के परिक्रमण गति की। यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए, चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए तो ज्वार आने के समय में क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां बात करते हैं चंद्रमा की परिक्रमण गति। चंद्रमा के परिक्रमण क्या किया हमने, दुगुना कर दिया। जब चंद्रमा के परिक्रमण को दुगुना कर दिया तब ये चंद्रमा जो इसने 2/55 भाग क्रॉस किया है, अब ये इससे ज्यादा दूरी क्रॉस कर देगा। यानी अब ये ए बे की बजाय इसे दुगुनी दूरी को क्रॉस कर जाएगा इतने ही समय में, 24 घंटे में ही। क्योंकि केवल इसने 2/55 क्रॉस किया है तो हम इसके दुगुने दूरी को इसमें क्रॉस कर दिया जाएगा, तो ये यहां पहुंच जाएगी। चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया तो ज्वार आने के समय में क्या परिवर्तन होगा। अब इसको इतना ही आगे और चलना है, इतना ही आगे और चलना है, तो इतना ही समय और लगना है। इसका मतलब यहां पर जो समय होगा, एक जो 52 मिनट लग रही थी वो 104 लगेंगी, और जो 26 लग रही थी वो कितनी लगेंगी, 52 लगेंगी। चंद्रमा की परिक्रमण गति को दुगुना करने से जो समय है वो भी दुगुना हो जाता है, और चंद्रमा की परिक्रमण गति को आधा करने से जो समय लगता है वो भी आधा हो जाता है। इस प्रकार से इन गतियों को दुगुना करना, बढ़ाना, इस प्रकार इस संकल्पना को पूरी को जब आप समझोगे तब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, किस प्रकार से चंद्रमा आने का जो समय है, ज्वार आने का समय है, वो परिवर्तित होता है। इसीलिए कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि समय और ज्वार किसका इंतजार नहीं करते, उनका टाइम फिक्स है। जैसे उनको 26 मिनट के अंतराल से, कि 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल से आना है तो वो आएंगे। इन ज्वार के इस समय की क्या उपयोगिता है, उपयोगिता ये है इनकी कि कुछ जलयान बहुत भारी होते हैं और उनको बंदरगाह तक पहुंचने के लिए गहरे जल की आवश्यकता होती है, और कुछ बंदरगाह हैं वो बड़े छिछले होते हैं, कम गहरे होते हैं, वहां पानी है वो कम होती है, बड़े जलयान वहां पहुंच नहीं पाते। तो बड़े और व्यापारिक जलयान वो खड़े रहते हैं और वो ज्वार आने का इंतजार करते हैं, ज्वार आने का इंतजार करते हैं। और जब वो ज्वार
आता है तो उस ज्वार के सहारे वो तट पर पहुंचते हैं, क्योंकि ज्वार जब आता है तो पानी तट की ओर बढ़ता है, तो ज्वार आने के बाद वो तट की ओर बढ़ते हैं। और जब ज्वार आने के 6 घंटे बाद में भाटा आता है, यानी वो पूरा पानी जो है एक साथ वापस उस ओर समुद्र की ओर खींचा चला जाता है, तो तब तक वो जहाज अपना माल है वो उतार लेते हैं और फिर वो वापस चला जाता है समुद्र की ओर। तो ज्वार की व्यापारिक महत्व है वो भी बहुत ज्यादा है, विशेषकर उन बंदरगाहों के लिए जो छिछले होते हैं, कम गहरे होते हैं, जहां पानी की कमी होती है, तो वहां ज्वार आने के समय जल स्तर बढ़ जाता है। तो ये इस ज्वार आने का समय है। अब है ज्वार के प्रकार। ज्वार के प्रकार, देखिए ज्वार किस किस प्रकार से, कैसे ज्वार उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार ज्वार आते हैं, कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं, कैसी स्थितियों में होते हैं, उनके आधार पर ज्वार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ ज्वार। स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। हाँ देखिए, दीर्घ ज्वार के बारे में एक डायग्राम बना देते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, युति की स्थिति में होते हैं, उस स्थिति में जब चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी ये एक सिद्ध में और पृथ्वी से एक और होते हैं, तो ये कंडीशन जो होती है ये युति की कंडीशन होती है। ग्रहण के समय भी हमने देखा था। और युति को ये कंडीशन बनती है अमावस्या के समय। अमावस्या के दिन ऐसी कंडीशंस बनती हैं, और अमावस्या के दिन ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो ये कंडीशन होती है सूर्य ग्रहण वाली। इस समय कौन सी स्थिति होती है? सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो इस सीधी रेखा में जब होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आकर्षण बल है वो अधिकतम होता है, क्योंकि इस समय सूर्य और चंद्रमा का अधिकतम आकर्षण बल है वो काम कर रहा है। तो इसलिए ये ज्वार आता है, ये 20% इसकी ऊंचाई जो है वो अधिक होती है, 20% ऊंचाई इसकी बढ़ जाती है, ये दीर्घ ज्वार आता है। तो एक तो अमावस्या के दिन, उसी स्थिति में जब ये चंद्रमा परिक्रमण करता हुआ और आगे बढ़ता हुआ पृथ्वी के दूसरी ओर आ जाता है। अब चंद्रमा की स्थिति यहां पर बन गई है, ये चंद्रमा, यानी ये जो स्थिति होगी वियुति की स्थिति, क्योंकि एक और सूर्य है एक और चंद्रमा है, ये वियुति की स्थिति है। वियुति, वियुति कब होती है? पूर्णिमा, पूर्णिमा के समय। इस समय यहां पर भी दीर्घ ज्वार आता है। दीर्घ ज्वार इस स्थिति में क्यों आता है? क्योंकि यहां भी दो फोर्स काम कर रहे हैं, चंद्रमा का आकर्षण बल है ये भी काम कर रहा है, और जो अपकेंद्रीय बल है वो भी काम कर रहा है। तो इस कारण से जब इस ओर ये ज्वार आते हैं और इस स्थिति में यहां पर इसकी ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, इसलिए इसको दीर्घ ज्वार कहते हैं, स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाता है। तो स्प्रिंग टाइड कब आते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा को। स्प्रिंग टाइड अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। इस स्थिति को याद रखोगे कि 20% इसकी ऊंचाई कम हो जाती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। उसके बाद में दूसरा ज्वार का प्रकार है लघु ज्वार, नीप टाइड। नीप टाइड नाम से पता चला लघु ज्वार, ये सामान्य ज्वार से भी इसकी ऊंचाई जो है वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है इस स्थिति को हम देखेंगे। इसके लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है परिक्रमा करता है।
ये चंद्रमा का परिक्रमण पथ है और इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। इधर हम सूर्य बना देते हैं। सूर्य का नीप टाइड में कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये स्थितियां हैं, अमावस्या के समय ये स्थिति है। फिर धीरे धीरे जैसे ही चंद्रमा आगे बढ़ता है, परिक्रमण करता है, और चंद्रमा लगभग 27 दिन और 7 घंटे में अपना एक पूरा चक्र पूरा करता है, और उसी दौरान जो समस्त अमावस्या, पूर्णिमा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10, 11, 12 ये जो अपने हिंदी माह में जो तिथियां चलती हैं, ये चंद्रमा के आधार पर परिकलित होती हैं और ये पूर्ण हो जाती हैं। और दूसरी ओर जब आता है तो ये हो जाती हैं, इधर चंद्रमा जब इधर पहुंचता है तो ये स्थिति होती है पूर्णिमा, और ये जो स्थिति बनती है ये होती है अमावस्या। तो इस प्रकार से ये बीच का समय होता है, यानी ये 15 दिन आसपास माना जाता है। लेकिन जो चंद्रमा है ये अपना पूरा चक्र है, ये 27 दिन और 7 घंटे में पूरा कर लेता है। इसको हम चंद्रमास कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमास। इसके बारे में भी याद रखेंगे, चंद्रमास। कई बार आप देखते हो, कई बार पंडित लोग बताते हैं कि 11 बजे तक तो 14 है और उसके बाद में मास शुरू हो जाएगी। तो वो स्थितियां क्यों बनती हैं? क्योंकि इसमें चंद्रमा को परिक्रमण करने में पूरे 30 दिन नहीं लगते हैं। ये केवल 27 से ही 1/4 दिन मान सकते हो आप इसको, कि 27 दिन और 4 घंटे में, 7 घंटे में, 27 दिन और 7 घंटे में अपनी परिक्रमा को चंद्रमा है ये पूर्ण कर लेता है। तो जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लेता है 27 दिन में, और महीने में दिन अपने को चाहिए कितने? 30, लेकिन वो 30 होते नहीं है, इसलिए किसी एक दिन 2 तिथियां आ जाती हैं, आधे आधे दिन तक वो नक्षत्रों के हिसाब से। तो इस तरह से ये करते हैं, और जब पूर्णिमा आती है उस दिन महीना पूर्ण हो जाता है, और पूर्णिमा के बाद से नए महीने की शुरुआत होती है। 1, 2, दूज, तीज, चौथ, इस प्रकार से वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, जब इस प्रकार से ये चलती हैं, और जब ये सप्तमी और अष्टमी के दिन चंद्रमा यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो स्थितियां होती हैं इसकी समकोणिक स्थिति, यानी सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी, इधर भी सप्तमी और अष्टमी। मान लीजिए ये शुक्ल पक्ष की है और ये कृष्ण पक्ष की है। जब सप्तमी और अष्टमी के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये समकोणिक होते हैं, तो यहां हम इस चंद्रमा को मिटा देते हैं। जो अमावस्या और पूर्णिमा जो स्प्रिंग टाइड होती है उस दिन दीर्घ ज्वार आता है। यहाँ पूर्णिमा है, इसको भी ये केवल समझाने के लिए एक बार बनाया है। हाँ, तो अब ये जो स्थितियां बन रही हैं कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये समकोणिक स्थिति बन रही है, तो यहां पर ये जो दोनों का आकर्षण बल है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का, ये एक दूसरे को क्रॉस काटते हैं समकोणिक होने के कारण। तो ज्वार का जितना ऊपर उठा जाना चाहिए था, यहां जैसे ज्वार आना था, ज्वार नहीं आया, क्योंकि इधर से सूर्य का आकर्षण बल इसको कमजोर कर रहा था, इधर से जो अपकेंद्रीय बल है वो कमजोर कर रहा था। इसलिए इन समकोणिक स्थिति में जो ज्वार आता है वो सामान्य ज्वार से 20% उसकी जो ऊंचाई होती है वो कम होती है। 20% इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो ये ज्वार कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। लेकिन कई बार ऑप्शन में आपको सप्तमी अलग मिलेगा, अष्टमी अलग मिलेगा, तब आप क्या करेंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर गाइड में हर जगह आपको मिलेगा सप्तमी और अष्टमी दोनों को आता है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों को आता है, लेकिन वहां ऑप्शन इस प्रकार से बना दिए गए हैं कि सप्तमी भी ऑप्शन में है, अष्टमी भी ऑप्शन है। अब आपको सप्तमी और अष्टमी में से एक चुनना है। अमावस्या है, पूर्णिमा है, सप्तमी है, अष्टमी है, कि किस दिन लघु ज्वार आएगा। तो आपको ये तो पता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तो बिल्कुल नहीं आएगा, सप्तमी और अष्टमी के दिन आएगा। तो इसमें से जब आपको एक चुनना हो, ऐसा बहुत बार बहुधा नहीं होता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है कि उनमें से एक उत्तर देना है। उच्च स्तर की परीक्षाओं में ऐसा हुआ है। तो
सप्तमी और अष्टमी में से जब आपको चुनना हो तो इसका राइट आंसर है वो होगा अष्टमी। अष्टमी क्यों होगा? क्योंकि ज्वार जब आने का समय होता है उस समय में 26 मिनट और 52 मिनट की तो वैसे ही बहुत ज्यादा देरी होती है, तो कहने का मतलब वो समय से पहले नहीं आता है, समय से बाद में ही आएगा। तो इसका मतलब बाद की जो तिथि है वो ज्यादा सही होती है, ज्यादा सटीक होती है। यानी सप्तमी गुजर चुकी होती है या गुजरने वाली होती है, अष्टमी आने वाली होती है। उस स्थिति को ये जो प्रभाव है ये सर्वाधिक पड़ता है। तो इसलिए जब इन दोनों में से आपको एक चुनना हो तो आप अष्टमी को चुनेंगे। दोनों अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी, दोनों अष्टमियों को ये लघु ज्वार जो है ये आता है। और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। कम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये समकोणिक होने के कारण इनका जो बल है एक दूसरे के प्रतिरोध में काम करता है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो है वो कम हो जाती है। तो ये होता है नीप टाइड। उसके बाद में तीसरा जो ज्वार है अपभू तथा उपभू ज्वार। अपभू और उपभू ज्वार ये भी ज्वार के प्रकार हैं, लेकिन ज्वार की बजाय ये जो स्थितियां हैं यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। जिस प्रकार से उपसौर और अपसौर की स्थितियों को हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियों में, उपसौर और अपसौर हैं वो पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में उनकी अधिकतम और निकटतम स्थिति को व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपभू और उपभू हैं ये पृथ्वी और चंद्रमा, ये दो आकाशीय पिंड हमारे पृथ्वी और चंद्रमा, इनकी स्थितियों को व्यक्त करते हैं। जबकि उपसौर अपसौर पृथ्वी और सूर्य की स्थितियों को इंडिकेट करते हैं। यहां इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने उपसौर और अपसौर को समझा था वैसे ही हम अपभू और उपभू को समझेंगे। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में इसकी स्थितियां होती हैं। हाँ, जहां अपभू है वहां अपोगी, ये अपोगी होती है। दूसरा उपभू जहां है ये पेरिगी होती है। वो पेरीहेलियन था, ये पेरिगी है। वो अपहेलियन था, ये अपोगी है। तो अपोगी अपभू यानी, और पेरीहेलियन उपभू, जिसमें पी लिखा है वही ट्रिक यहां भी काम करेगा। इसका मतलब पास है, मतलब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो हैं ये जब निकटतम स्थिति में होंगे उस स्थिति को हम पेरिगी कहते हैं। और जो दूरस्थ स्थिति है स्थिति, तो स्थिति ये जो स्थिति होती है ये दूरस्थ होती है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरस्थ स्थिति। और ये जो स्थिति होती है ये निकटतम स्थिति होती है। इस प्रकार अपभू और उपभू की स्थितियों को समझना है। दोबारा एक बार हम इसको देखें कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण पथ पर परिक्रमा करता है। वो जो परिक्रमण पथ है वो दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी की जो परिक्रमण पथ है वो भी दीर्घवृत्ताकार है और चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है वो भी दीर्घवृत्ताकार है। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर जब कोई चक्कर लगाता है तो वो एक बार नजदीक आता है और फिर दूसरी स्थिति में वो दूरस्थ होता है। पृथ्वी और चंद्रमा की जो औसत दूरी है वो 3.84 लाख किलोमीटर है, यानी 3.84 लाख किलोमीटर है, यानी 3,84,800 किलोमीटर के आसपास जो इसकी एग्जैक्ट दूरी पाई जाती है, 3,84,800। जब ये इसके निकटतम स्थिति में होता है तो 3.56 लाख किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। और जब ये दूर स्थिति में होता है तो 4.07 लाख किलोमीटर इसकी दूरी हो जाती है। तो ये इसकी दूरी, औसत दूरी 3,84,800 किलोमीटर, इसको हम 3.84 लिख रहे हैं, 3.84 लिख रहे हैं। और जब ये निकटतम होता है उपभू पेरिगी की स्थिति में
1.56 लाख किलोमीटर हो जाता है, और जब ये बिल्कुल दूरस्थ होता है तो 4.07 लाख किलोमीटर हो जाता है। तो ये स्थितियां ज्यादा याद रखनी है, वहां ज्वार इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्थितियां ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रभाव से जब वो दूरस्थ होता है तो आकर्षण बल कम काम करता है, और इस प्रभाव से जो ज्वार आता है उसको उपभू ज्वार कहा जाता है। और जब वो पास होता है और आकर्षण बल अधिक काम करता है तो उसको उपभू ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थितियों को ही, इन दोनों स्थितियों को ही यहां पर हमें याद रखना है। इसके बाद में अगला जो ज्वार है, अयनवर्ती ज्वार। अयनवर्ती, अयनवर्ती क्या होते हैं? बहुत बार आपने नाम सुना होगा अयनवर्ती। तो अयनवर्ती क्या होता है? अयनवर्ती क्षेत्र कौन से होते हैं? जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं, जो उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमाएं होती हैं, उनको अयनवर्ती कहते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के आसपास का जो क्षेत्र है वो अयनवर्ती क्षेत्र कहलाता है। तो अयनवर्ती जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र होता है? कर्क और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है। पास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? अयनवर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये अयनवर्ती ज्वार क्या होते हैं? तो अयनवर्ती ज्वार जो कर्क और मकर रेखाओं के आसपास जो ज्वार आते हैं वो अयनवर्ती ज्वार है। लेकिन वो कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? तो देखिए, चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो परिक्रमण अवधि उसकी होती है 27 दिन और 7 घंटे। 27 दिन 7 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमण पथ पर परिक्रमा को पूर्ण कर लेता है। सूर्य 365 से ही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर अपनी पृथ्वी परिक्रमा पूरी करती है तब वो उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य चला जाता है कर्क और मकर रेखाओं पर। वो परिघटना 1 साल में पूर्ण होती है। चंद्रमा 27 दिन और 7 घंटे में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। तो ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थितियां होती हैं कर्क और मकर रेखाओं के आसपास, ये इस 1 महीने में पूर्ण कर लेता है, 27 दिन में ही पूर्ण कर लेता है। जिस दिन जब अयनवर्ती क्षेत्रों पर चंद्रमा उनके ऊपर होता है उस वक्त उनके प्रभाव से जो ज्वार आता है वो अयनवर्ती ज्वार आता है। यानी जब चंद्रमा उत्तरायण होगा और दक्षिणायन होगा, और उस उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से जब उनके आसपास ज्वार आता है, क्योंकि वहां आकर्षण बल है, आकर्षण बल का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो उससे जो ज्वार आएंगे उसको अयनवर्ती ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये अयनवर्ती ज्वार। उसके बाद समय के आधार पर कुछ ज्वार हैं, जैसे दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार का मतलब है कि जो 24 घंटे में एक बार आएगा, 24 घंटे में एक बार, और दूसरी बार जब आएगा तो वो 52 मिनट की देरी से आएगा, 52 मिनट की देरी से आएगा। ये दैनिक ज्वार होता है। उसके बाद अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक मतलब आधे दिन से, आधे दिन का मतलब वो ज्वार कितनी देरी से आएगा? 12 घंटे से आएगा। 12 घंटे में एक बार ज्वार आ जाएगा। तो जो 12 घंटे से जो ज्वार आता है तो वो कितनी देरी से आएगा? 26 मिनट की देरी से आ जाएगा। तो दैनिक ज्वार 52 मिनट की देरी से आता है, अर्धदैनिक ज्वार 26 मिनट की देरी से आता है। तो ये समय के आधार पर है। इसके बाद में हालांकि कोई विशेष ज्वार नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा याद रखेंगे, मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार वो आते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो ज्वार हमने पढ़े हैं उन सभी के मिले जुले प्रभाव से जब मिश्रित ज्वार उत्पन्न होता है, उस मिले जुले प्रभाव से कोई ज्वार आता है तो उसको हम मिश्रित ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्वार के महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो ज्वार जो होता है उसकी ऊंचाई उस आकर्षण बल के ऊपर भी निर्भर करती है, लेकिन ज्वार तरंग की जो ऊंचाई है वो उस सागर के ऊपर भी निर्भर करती है। जो खुले सागर होते हैं उनमें
ज्वारीय तरंग की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि उसको जब खुले सागर होते हैं तो उसको टकराने के लिए उसे वो एक्सपोज नहीं मिल पाता है कि जल काफी ऊंचाई तक उठे। संकीर्ण और संकीर्ण खाड़ियां जो होती हैं, जब उसमें ज्वार का जल आता है तो उसकी ऊंचाई है वहां बहुत ज्यादा हो जाती है। तो विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है वो कनाडा के फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है वो कनाडा में, और कौन सी जगह है? कनाडा में एक संकीर्ण खाड़ी है, फंडी की खाड़ी, वहां पर ज्वार जो आता है वो सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो किसी भी स्थान पर जो ज्वार आता है उसको हमने देखा कि वो सबसे 2 बार ज्वार आता है किसी भी स्थान पर ज्वार। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दिन में 4 बार ज्वार आता है। जैसे इंग्लैंड के पास है साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन की खाड़ी, इंग्लैंड के पास है साउथहैम्पटन की खाड़ी। यहां 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। ये इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे में 4 बार ज्वार। यानी ज्वार के जो डेटा हैं, 2 तरह के डेटा हैं। सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में फंडी की खाड़ी एक संकीर्ण खाड़ी है जहां 15 से 16 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि ज्वार किसी भी स्थान पर 2 बार आता है, लेकिन इस ग्लोब पर एक ऐसी जगह भी है, इंग्लैंड में साउथहैम्पटन की खाड़ी है जो जिसमें 4 बार ज्वार है वो आता है। तो 4 बार ज्वार क्यों आता है? तो 4 बार ज्वार इस खाड़ी में इसलिए पहुंचता है कि 2 बार ज्वार आता है वो तो इंग्लिश चैनल से आता है। इंग्लिश चैनल में जो 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है वो भी इस खाड़ी में पहुंच जाता है, और 2 बार ज्वार जो है वो उत्तरी सागर में आता है। उत्तरी सागर, तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल दोनों में जो 2-2 बार ज्वार आते हैं उनका जल साउथहैम्पटन की खाड़ी में पहुंचता है। इसलिए विश्व में ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। तो ये तथ्य भी याद रखोगे। और इसी प्रकार एक और तथ्य है समज्वार रेखा। समज्वार रेखा का तात्पर्य ये होता है कि ग्लोब के ऊपर कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो समान समय पर आने वाले, समान समय पर ज्वार आने वाले स्थानों को मिलाती है। यानी समान समय पर ज्वार वाले स्थानों को मिलाती है। यानी समान समय पर ज्वार वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लीजिए मैं अलग अलग एक समय बना रहा हूं कि कहीं 8 बजे ज्वार आता है, कहीं 9 बजे आता है, कहीं 7 बजे आता है, कहीं 10 बजे आता है, 10 बजे आता है, 10 बजे आता है, 9 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे। तो इस प्रकार से ये विभिन्न समय पर ज्वार का समय लिखा है। तो हम देखते हैं कि 7 बजे यहाँ ज्वार आता है, फिर दूसरे स्थान 7 बजे वाले, ये 7 बजे के स्थान है, ये 7 बजे के स्थान है, ये 7 बजे। तो ये समज्वार रेखा है। फिर हम देखें 8 बजे, ये 8 बजे ज्वार आता है, ये भी 8 बजे, 8 बजे, तो ये 8 बजे। उसके बाद 9 बजे ज्वार, ये 9 बजे ज्वार आता है, 9 बजे आता है। यहाँ जैसे 10 बजे आता है, 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे। तो ये जो स्थान मिला रहे हैं इसका मतलब ये समज्वार रेखा है, क्योंकि इन पर जो ज्वार आ रहा है वो समान समय पर आ रहा है। इस रेखा में किसी भी स्थान पे है उस पर सब पर ज्वार 8 बजे आ रहा है, इस रेखा पर 7 बजे ज्वार आ रहा है, इस पर 9 बजे आ रहा है, इस पर 10 बजे आ रहा है। तो समज्वार रेखा का तात्पर्य है ऐसी रेखा जिस पर समान समय पर ज्वार आता है, एक साथ समान समय पर ज्वार आने वाली रेखा को समज्वार रेखा कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ज्वार के बारे में तथ्य हैं। अब हम विभिन्न विद्वानों ने ज्वार की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित किए हैं। तो इन ज्वार उत्पत्ति के सिद्धांतों को की व्याख्या करते हैं। ज्वार उत्पत्ति के
सिद्धांत, ज्वार उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहले है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन। सेब वाली कहानी सुनी होगी आपने कि न्यूटन स्कूल छोड़ के एक बार बाहर आ गया था और उसने देखा कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा है और उसके ऊपर एक सेब गिर गया। उसने बड़ा रिसर्च किया उसके बाद कि ये सेब मेरे सर पे क्यों गिरा, कहीं दाएं बाएं नहीं गिरा, ऊपर नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है उसी पर हमारा ज्वार सिद्धांत आधारित है, ज्वार उत्पत्ति है वो आधारित है। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1686 ईस्वी में दिया था। 1686 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस पर आधारित है कि आकाशीय पिंड सूर्य और चंद्रमा जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो जल को अपनी ओर खींचता है जिसके कारण ज्वार आता है। जब इन दोनों आकाशीय पिंडों की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है तो आकर्षण बल ज्यादा लगता है जिसकी वजह से ज्वार उत्पन्न आता है। और पृथ्वी के विपरीत यानी चंद्रमा के विमुख भागों पर जो विभिन्न प्रकार की अपकेंद्रीय बल हैं उन अपकेंद्रीय बल की वजह से ज्वार उत्पन्न होता है। उसके बाद में दूसरा जो सिद्धांत है वो है परगामी तरंग सिद्धांत। परगामी तरंग सिद्धांत। परगामी तरंग सिद्धांत जो दिया था वो हवेवेल ने दिया था। हवेवेल ने परगामी सिद्धांत दिया था और यह सिद्धांत 1833 ईस्वी में दिया था। हवेवेल परगामी तरंग सिद्धांत हवेवेल के द्वारा दिया गया था। देखिए इन्होंने क्या सिद्धांत है वो दिया था कि हवेवेल ने कहा कि ये जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ये किसी एक प्रोग्रेसिव वेव के द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि जो हवेवेल था वो इस बात की व्याख्या करना चाहता था कि एक देशांतर रेखा पर जो ज्वार आता है वो समान समय पर आना चाहिए या समान समय पर ही आता है, ऐसी उसने व्याख्या की। लेकिन वास्तव में वो समान समय पर आता नहीं है। तो उसकी व्याख्या उस दृष्टिकोण से की कि एक देशांतर पर समान समय रहता है तो ज्वार आने का समय है वो भी समान रहता है या समान रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले दक्षिणी महासागरों में एक प्रोग्रेसिव वेव, एक प्रगतिशील तरंग उत्पन्न होती है। उनसे पूछा गया कि भाई ये उत्तरी महासागरों में क्यों नहीं उत्पन्न होती? तो उन्होंने कहा कि ये उत्तरी महासागरों में इसलिए उत्पन्न नहीं होती क्योंकि उत्तरी जो महासागर हैं उनमें स्थल की अधिकता है, महासागरीय क्षेत्र सीमित हैं। दक्षिणी महासागर हैं वो खुले हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, निर्बाध रूप से वायु के सहारे वो तरंग है वो विकसित हो सकती है। तो दक्षिणी महासागरों में प्रोग्रेसिव तरंग जो है वो उत्पन्न हुई और धीरे धीरे वो आगे बढ़ गई और सबसे पहले वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो स्थलखंड उनसे आते हैं उनसे टकराकर वो उत्तर की ओर बढ़ती है और उत्तरी ध्रुव पर जाकर वो समाप्त हो जाती है। तो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ये दी है हवेवेल ने 1833 ईस्वी में। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी ज्वार उत्पन्न होता है वो इस प्रोग्रेसिव प्रगामी तरंग के कारण उत्पन्न होता है। ये प्रगामी तरंग जो है ये दक्षिणी महासागरों में उत्पन्न होती है और स्थल खंडों से टकराकर उनसे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंग कहते हैं और ये निरंतर उत्तर की ओर शिफ्ट होती जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो नई तरंग है जो इनको द्वितीयक तरंग कहते हैं और ये द्वितीयक तरंगें हैं ये ज्वार को उत्पन्न करती हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत है वो हैरिस ने दिया है। हैरिस
स्थैतिक तरंग सिद्धांत हेरिस। हवेवेल ने बताया कि ये जो तरंग सिद्धांत हैं ये गतिशील होती है और गतिशील वे से ही उत्पन्न होती है। यहां पर हेरिस ने बताया कि जो तरंग है जो ज्वार को उत्पन्न करती है वो एक तरह से स्थिर तल से उत्पन्न होती है। हवेवेल ने ऐसा बताया कि वो प्रोग्रेसिव है और हेरिस ने बताया कि ये स्थिर होती है। तो हेरिस ने इसके लिए एक प्रयोग किया। उसने एक बड़े टब में पानी के द्वारा उस प्रयोग को समझाया कि इस टब में एक बड़े टब में पानी है और उन्होंने इसको एक साइड से ऊपर उठा के नीचे छिटक दिया। इसको उठाया और नीचे छिटक दिया तो पानी जो है वो यूं हिलने लग गया। यानी पानी जो है उसमें एक बार पानी इस तरह से और दूसरी बार पानी इस तरह से पानी मूवमेंट करने लग गया। तो उन्होंने समझाया कि उनके बीच में एक ऐसा बिंदु स्थिर होता है जहां का जल स्तर है वो बदलता नहीं है। तो यहां आप इन रेखाओं में देख रहे हो कि जब इसको ऊपर उठाया तो जल स्तर यूं बन गया, उधर पानी ज्यादा हो गया, ऊपर तक पानी चला गया, और जब इसको वापस छोड़ा गया तो पानी इस प्रकार से हिलने लग गया। कभी उस किनारे पर ज्यादा होता है, कभी इस किनारे पर ज्यादा होता है। तो इस स्थिति में ये जो बीच वाला स्थिर केंद्र है, स्थैतिक केंद्र है, यहां से वो नई तरंग उत्पन्न होती है और ये तरंग किनारों की ओर बढ़ती है और इस तरंग से ही ज्वार उत्पन्न होता है। तो स्थैतिक तरंग सिद्धांत जो दिया था वो हेरिस ने दिया था। तो ये ज्वार उत्पत्ति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं कि किस प्रकार से ज्वार है वो उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। परगामी तरंग सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ये हवेवेल ने दिया है। और जो अभी जो हमने देखा है स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये हेरिस ने दिया है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये हेरिस ने प्रतिपादित किया है। तो ये ज्वार उत्पत्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। धन्यवाद।